हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे क्लास 10th के साइंस का। और ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही नहीं होगा, बल्कि आपका थ्योरी और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और बहुत सारा चीज़ आपका रिवाइज भी हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरुआत करते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं ना, तो आपका बहुत सारा चीज़ रिवाइज भी हो जाएगा और जो नहीं जानते हैं वो आपको समझ में भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो आपको ये फ़ायदा होगा इस वीडियो को देखने से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए तो, अम्ल का पीएच मान होता है। तो हम आपको सबसे पहले अम्ल के बारे में बता देते हैं, ठीक है। देखिए अम्ल क्या होता है, अम्ल का परिभाषा क्या है, हम आपको पहले ये बता देते हैं। अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है। तीन बात याद रखना है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चन कुछ और ही पूछा है, आपसे पूछ रहा है अम्ल का पीएच मान कितना होता है। आपसे पीएच मान पूछा जा रहा है। तो याद रखिए, देखिए अगर आपसे पूछा जाए अम्ल का पीएच मान तो हम आपको डिटेल से बताते हैं, ठीक है। देखिए पहले शुरुआत करिए जीरो से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। देखिए जीरो से लेकर के हम 14 तक नंबर लिख दिए, ठीक है। अब देखिए ये हुआ पीएच स्केल, क्या हुआ, ये पीएच स्केल कहते हैं इसको हम लोग। अब ये 7 जो है जिसका पीएच मान 7 आएगा वो उदासीन होता है। क्या होता है, वो उदासीन होता है। और जिसका पीएच मान 6 5 4 3 2 1 0 मतलब 7 से कम होगा, 7 से क्या होगा, कम होगा, 6 हो जाए, 5 4 3 2 1 0 आ जाए तो वो होता है अम्ल। क्या होता है, वो अम्ल होता है। और जिसका पीएच मान 8 9 10 11 12 13 14 कहने का मतलब 7 से ज़्यादा हो, 7 से क्या हो, ज़्यादा हो, ये सब नंबर हो, 7 से अधिक, 7 से अधिक, 7 से अगर अधिक हो जाए तो वो होता है भस्म, मतलब क्षार। क्या होता है, वो क्षार होता है, भस्म बोल देते हैं, ठीक है। याद रहेगा, जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्ल होता है, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है तो वो भस्म मतलब क्षार होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए बताओ सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा, तो जिसका पीएच मान 0 होगा वो सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। उससे कम होगा 1 वाला, फिर 2 वाला, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर उससे भी कम वाला होगा 6 वाला अम्लीय होगा, ठीक है। अब यहाँ पे भस्म में भी बात याद रखिए, जो क्षार होता है तो वो 7 से अगर ये इधर अगर आगे, जैसे 7 से पहले 8 आया तो 8 ये कम क्षारीय हुआ, फिर 9 ज़्यादा क्षारीय होगा, 10 ज़्यादा होगा, 11 ज़्यादा होगा, 14 सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा, मतलब क्षार होगा, भस्म होगा, ठीक है। लेकिन वो 14 वाला ज़्यादा क्षारीय होगा। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे, अम्ल का पीएच मान पूछा जा रहा है। तो हम लोग बोलेंगे 7 से क्या होता है, कम होता है, तो बोलेंगे अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 7 से कम, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा 7 से अधिक किसका होता है, तो हम लोग बोलेंगे क्षार का। 7 किसका होता है, तो यहाँ पे देखिए उदासीन का, ये उदासीन 7 जो होता है वो उदासीन का होता है। और 14 कौन सा है, ये तो 14 इधर आ गया तो मतलब क्षार हो गया, ठीक है। तो हम आपको अम्ल का परिभाषा भी बता दिए और पीएच मान भी बता दिए। तो याद रखिएगा यहाँ से अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। 7 किसका होता है, उदासीन का। अच्छा आपसे अगर पूछ लिया जाए बताइए शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आया हुआ है। बताइए शुद्ध जल, कौन सा जल, शुद्ध जल, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, कमेंट में बताइए कितना होता है। तो अगर नहीं पता है तो हम बता देते हैं, होता है 7। कितना होता है, 7। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव, आंसर बताए और कितनी सारी बातें बताए। अगला भी वही करेंगे हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 2, जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो क्लास में आपको बताए थे क्या होता है, CaSO4, ठीक है। अगर यहाँ पे पहले H2 दीजिए, क्या यहाँ पे पहले इंटू में H2 दीजिए, इंटू में H2, ठीक है। एक बार हम और लिख देते हैं, CaSO4 इंटू में H2O, ठीक है। CaSO4 इंटू H2O दे दिए, यहाँ भी CaSO4 इंटू H2O दे दिए। अगर यहाँ पे अगर हम हाफ लगा दें, क्या लगा दें यहाँ पे, हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O, तो ये हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या हो जाता है ये, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और अगर हाफ के बदले, इस हाफ के बदले अगर यहाँ पे हम 2 लगा दें, ठीक है, तो ये अंतर क्या क्या बोले हम, यहाँ पे हाफ मतलब 1/2 और यहाँ पे सिर्फ 2, यहाँ पे 1/2 मतलब यहाँ पे नीचे में 2 है और यहाँ पे ऊपर में 2 है, मतलब 1/2 लगाएंगे तो हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन सिर्फ 2 लगाएंगे, सिर्फ 2 लगाएंगे तो ये होता है जिप्सम। क्या होता है ये, जिप्सम। याद रखिएगा इसे, ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए इसमें। अगर हाफ रहे, क्या रहे, अगर हाफ रहे वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस और CaSO4 इंटू 2H2O होता है जिप्सम। तो देखिए, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र कौन सा होता है, तो NaSCO3, तो ये तो नहीं हुआ। CaSO4 इंटू हाफ H2O, यहाँ पे हाफ H2O है तो ये हाफ H2O कौन सा हुआ, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये नहीं होगा। यहाँ पे CaOCl2, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे जिप्सम देखिए CaSO4 इंटू 2H2O, यहाँ से 2 वाला मिल गया, 2 वाला मिल गया। अच्छा देखिए, ये सेम ही दिख रहा है आपको, B और D को देखेंगे सेम दिखेगा, हल्का सा अंतर है। हल्का सा अंतर क्या है, यहाँ पे हाफ है और यहाँ पे 2 लगा हुआ है। तो जिप्सम कौन सा होता है, जिप्सम होता है 2 वाला। तो हम लोग ऑप्शन नंबर D को टिक करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये तब कौन सा है, ये क्या, B नंबर क्या है, B है प्लास्टर ऑफ पेरिस। B क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है, B प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ये तो हो गया, इसको मिटा देते हैं, जिप्सम तो कम हो गया मेरा। अब बताइए ये क्या है, NaSCO3, इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसका नाम है NaSCO3, मतलब Na मतलब सोडियम, H मतलब बाय, CO3 मतलब कार्बोनेट। तो NaHCO3 का यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। NaHCO3 इसका नाम है सोडियम बाय कार्बोनेट, सोडियम बाय कार्बोनेट। इसको हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, बेकिंग सोडा भी कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा। NaSCO3 मतलब सोडियम बाय कार्बोनेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया सोडियम बाय कार्बोनेट, ठीक है। अब ये तो बता दिया आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अब ये क्या है, ये क्या बला है, तो इस बला को भी हम लोग जान लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, CaOCl2, इसका नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम। Ca मतलब कैल्शियम, O मतलब ऑक्सी, Cl2 मतलब क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या पढ़ेंगे हम लोग, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। यहाँ पे लिख देते हैं नीचे CaOCl2, इसका नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको हम लोग बोलते हैं विरंजक चूर्ण। क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण बोलते हैं इसको हम लोग। इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण, इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर। तो देखिए, यहाँ पे 4 फॉर्मूला था, चारों फॉर्मूला आपको हम याद करा दिए। ये क्या है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, मतलब बेकिंग सोडा। ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या ये, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको हम लोग कैल्शियम सल्फेट बोलेंगे, ठीक है। और ये है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, मतलब विरंजक चूर्ण। और ये रहा जिप्सम। तो आपसे फॉर्मूला क्या पूछा गया था, जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है, तो होता है CaSO4 इंटू 2H2O। ऑप्शन नंबर D इसका सही आंसर होगा। ये होगा बेकिंग सोडा, ये होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस और ये होगा विरंजक चूर्ण और ये है जिप्सम। तो जिप्सम वाला D ऑप्शन नंबर सही है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिए क्या कहता है, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है उसको हम लोग बोलते हैं
उपचयन, क्या बोलते हैं? उपचयन। ऑक्सीजन का संयोग होना मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, और ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब उपचयन, मतलब इसमें ऑक्सीजन वृद्धि हो रहा है। जैसे एग्जांपल से समझाते हैं हम आपको, C+O2। देखिए पहले कार्बन अकेला था, क्या था? पहले कार्बन अकेला था। जैसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो गैस बनता है, कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए पहले कार्बन अकेला था, अब कार्बन के पास कौन आ गया? ऑक्सीजन आ गया, मतलब ऑक्सीजन जुड़ गया। ऑक्सीजन का जुड़ना, संयोग होना, यह कहलाता है उपचयन। क्या कहलाता है ये? उपचयन। ठीक है, उपचयन कहलाता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन वृद्धि हो रहा है, या ऑक्सीजन संयोग हो रहा है, या ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तीनों ही चीज़ है, तो ये क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। इंग्लिश में इसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपचयन। यहाँ पे तो अपचयन लिखा हुआ है, तो ये तो नहीं होगा, यहाँ पे है उपचयन। अच्छा, इसका एक और नाम है, उपचयन का एक और नाम क्या है? ऑक्सीकरण। क्या नाम है इसका? ऑक्सीकरण भी नाम है, ये भी याद रखेंगे आप। ऑक्सीकरण, उपचयन का एक और नाम है ऑक्सीकरण। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो गया। लेकिन हम आपसे वादा किए हैं कि बाकी ऑप्शन पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए अपचयन क्या होता है? तो अपचयन बिल्कुल उल्टा है। अभी यहाँ पे क्या पढ़े आप? ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का जुटना उपचयन कहलाता है। उल्टा पढ़िए, ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है, याद रहेगा। क्या बोले? ऑक्सीजन का जुटना उपचयन या तो ऑक्सीकरण। लेकिन अगर ऑक्सीजन हट रहा हो, ऑक्सीजन का हटना, यह क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। अगला आइए, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। ये क्या होता है? तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों होगा, उपचयन भी होगा और अपचयन भी होगा, उसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं उसको हम लोग? रेडॉक्स अभिक्रिया। बस समझ में आया क्या बोले? क्या बोलेंगे? अपचयन में क्या बोलेंगे? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन हटता हो, अपचयन होगा। उपचयन में भी बताया आपको, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। रेडॉक्स में क्या होगा? जिस अभिक्रिया में उपचयन भी होगा, अपचयन भी होगा, मतलब क्या? ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, उसी को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जिसमें दोनों होगा, उपचयन भी होगा और अपचयन भी होगा, उसको कहते हैं हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, ये तो हो गया। अगला, देखिए यहाँ पे CO4 है। अगला क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4, Zn प्लस CuSO4 बनता है ZnSO4 प्लस Cu। अभिक्रिया कौन सा है ये? तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? जिंक जो है वो अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, ये अपने से कमज़ोर Cu को यहाँ से हटा दिया और ZnSO4 बनाया, प्लस में Cu इधर कोना चला गया, मतलब यहाँ से इसको हटा रहा है। हटाना मतलब क्या? विस्थापित करना। विस्थापित मतलब क्या? विस्थापन अभिक्रिया है ये। तो विस्थापन नहीं दिखा, विस्थापन यहाँ भी नहीं है, यहाँ आया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी से आंसर होगा। होता क्या विस्थापन अभिक्रिया? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को किसी यौगिक से विस्थापित कर देता है, मतलब हटा देता है और उसका स्थान भी ग्रहण कर लेता है, उसको ही हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जिंक जो है वो अधिक अभिक्रियाशील तत्व है और ये अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को Cu को यहाँ से हटा रहा है और इसका जगह भी ले रहा है। लेकिन SO4 के पास अब कौन आ गया? Zn आ गया। Zn पहले Cu को हटाया, हटा के भेज दिया कोना में, जाओ कोना में तुम, और Zn SO4 के साथ चिपक गया, मतलब Zn इसको हटा करके इसका जगह ले लिया, तो बोलेंगे ये विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, तो विस्थापन हो गया। अब संयोजन अभिक्रिया कौन सा होगा? तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? जैसे C+O2 बना CO2, तो इसमें दो अभिकारक मिला और एक उत्पाद बना। इस वाले को याद रखिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? तो अभिकारक कहते हैं। तो ये वाला अभिकारक है, क्या है ये? अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? उत्पाद।
तो अगर दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके उत्पाद बनाएगा एक उत्पाद, दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एक उत्पाद बनाएगा, उसको हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, ये तो हो गया। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि नाम में ही लिखा हुआ है उदासीन। क्या लिखा हुआ है इसमें? नाम में उदासीन लिखा हुआ है, नाम में लिखा हुआ है उदासीन। तो इसमें क्या होगा कि एक अभिकारक अम्ल होगा और एक अभिकारक क्षार होगा, दोनों अभिक्रिया करेगा एक दूसरे से और एक दूसरे के गुण को उदासीन कर देगा और लवण और जल बनाएगा। इसको ही हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल दिखाते हैं आपको, HCl प्लस अम्ल ले लेते हैं, ये अम्ल ले लिए, अब ले लेते हैं भस्म NaOH, ये है अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और NaOH मतलब क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है। अब ये दोनों अभिक्रिया करेगा और बनाएगा लवण NaCl और बनाएगा जल, ये जल बनाया और ये है लवण। तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अम्ल हो और एक अभिकारक क्षार हो, दोनों एक दूसरे से अभिक्रिया करके एक दूसरे गुण को उदासीन कर देता हो और लवण और जल बनाता हो, तब ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और सभी उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी होती है। मतलब इस दौरान ना ऊष्मा भी निकलता है, गर्मी भी निकलता है, हीट भी निकलता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऑब्जेक्टिव में अगर आपसे पूछ ले कि बताइए उदासीनीकरण अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती है, तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। ठीक है, अगला द्विविस्थापन। द्विविस्थापन की परिभाषा क्या होता है कि मतलब द्वि मतलब क्या? दो, विस्थापन मतलब विस्थापन, हटना, दो बार हटेगा मतलब अदला बदली करेगा। तो बोलेंगे वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक अपने समूहों की अदला बदली करके दो नए उत्पाद का निर्माण करता है, उसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलेंगे परिभाषा इसका? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक अपने समूहों की अदला बदली करके दो नए उत्पाद का निर्माण करता है, उसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। ऑब्जेक्टिव 4 पढ़े, लेकिन इसमें टर्म कितना सीखे हम लोग? देखिए तो पहले अम्ल के बारे में जान लिए, ठीक है, अम्ल की परिभाषा आपको बता दी हम। फिर pH मान के बारे में, pH 7 से कम किसका होगा, 7 से अधिक किसका होगा, 7 किसका होगा, ये हो गया। कितना टर्म हुआ इसमें? 1 2 3 और इसका अम्ल का परिभाषा, 4 चीज़ में बताया आपको। फिर यहाँ पे 4 सूत्र बताए, ये किसका किसका है, तो 4 कितना हुआ? 8 बात हो गया। फिर 8 में से फिर इन तीनों का परिभाषा बताए, 8 3 11, और इसमें फिर चारों के बारे में बताए, तो 12 4 कितना हो गया, 11 4 15। सोचिए एक वीडियो देखेंगे तो आपका 15 चीज़ रिवाइज हो जाएगा। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था, क्लास 10 के लिए, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको देखते हैं तो रिवाइज तो हो ही गया आपका, और जो नहीं जानते थे उसको आप जान भी गए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।